been working in Ornet software more than 10 years. आज के जो आज के जो सेशन के होस्ट है वो है मिस्टर हिरेन वादे। आइए हम हिरेन जी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हिरेन जी। Thank you, Taraji. So, hello everyone, good morning. आज सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी से कि यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि आज हम सब लोग यहाँ पे इस तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देयर इज अ वेरी सिंपल आंसर, ड्यू टू कोविड-19। कि हम सभी को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से इस तरीके का एक्सपीरियंस हमें आज करना पड़ रहा है। सो आज आप अगर किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो सभी जगह पे एक ही बात है कि कोविड-19 से किस तरीके से प्रिकॉशंस लें, घर से बाहर ना निकले, या तो हमें किस तरीके से हमारी सेफ्टी रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिर्फ हमें हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए ही सोचना है, तो कि नहीं, हमारे बिजनेस के लिए भी हमें इतना ही सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम हमारे ऑफिस नहीं जा पा रहे, हम हमारे प्रेमाइसिस नहीं जा पा रहे, फिर भी हम यहाँ पे काम को किस तरीके से कर सकें। सो यहाँ पे एक आपको मैसेज भी मिल रहा है, पॉजिटिव मैसेज भी दिया गया है कि यहाँ पे हमें अपग्रेड रहना पड़ेगा, ना सिर्फ हमारे लिए, ना हमारे फैमिली के लिए, बल्कि जो कुछ भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी हमें इस तरीके से अपग्रेड रहना पड़ेगा कि हम हर इस चीज को ऑफिस ना जाके भी हम मैनेज कर सकें। सो अगेन आई एम योर होस्ट फॉर टुडे। माय नेम इज हिरेन वाडेर और मैं पिछले 6 सालों से ऑर्नेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो, यहाँ पे बात करने से पहले हम ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अरेंज किया हुआ है, क्या पर्पस है उसका, क्या बेनिफिट होगा हम सभी को, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कि सबसे पहला पर्पस हमारा ये है कि जो भी ऑर्नेट 2017 के अंदर फंक्शनैलिटीज आपको दी गई है उसका मैक्सिमम यूज आप किस तरीके से कर सके। क्योंकि शायद हो सकता है कि जब भी हमने ट्रेनिंग लिया हुआ हो तब शायद हमें मिनिमम वर्क की जरूरत थी, उसी हिसाब से हमने काम किया हो, लेकिन आज ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है उसमें सभी फंक्शनैलिटीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल आपको हो पाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे कभी कभार हमने ये भी देखा हुआ कि सॉफ्टवेयर होते हुए भी कई सारे लोग मैन्युअल वर्किंग करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी एक प्रयास रहेगा कि मिनिमम एरर्स के साथ हम एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सके, एक प्रोग्राम का यूज कर सके कि जो हमारा पेपर वर्क जो है, हमारा जो भी एफर्ट होता है पेपर वर्क या मैन्युअल वर्क करने में, वो हम मिनिमाइज कर सकें, रिड्यूस कर सकें। इसी तरीके से हमारे जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं, हमारे नए ऑपरेटर्स हैं, उनको भी एक मतलब नॉलेज एनहेंस कर सकें और उनकी एक स्किल जो है वो भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकें। और साथ में जितने भी हमारे यूजर्स हैं ऑलरेडी प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने उनका जो लेवल है, स्किल्स है, वो डेवलप कर सकें। इसी तरीके से जैसे हमने आगे बात करी कि सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम यूज आप कर सके, कि अभी फिलहाल हम कोई एक ऑप्शन ही यूज कर रहे थे लेकिन आगे जाके हम और भी ऑप्शन जो है वो यूज कर सकें। इसी तरीके से यहाँ पे मेन थिंग कि जो भी ऑनर्स ने ऑर्नेट 2017 लिया हुआ है, हमारे कई ऐसे भी कस्टमर जो हैं जो पिछले 10-10 12-12 सालों से हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उनको एक सर्विस के थ्रू, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको एक वैल्यू मनी कंसीडर किया जाए कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है उसको मैक्सिमाइज यूज किस तरीके से आप कर सकते हैं। हिरेन जी, तो आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। जी, अब ज्वेलरी बिजनेस में अगर हम कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग बात करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसके लिए कोई अगर एक टॉपिक भी हम लें तो एक दिन भी हमारे लिए कम पड़ सकता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, कि जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें ऑर्नेट 2017 में। जैसे कि
आप सभी को प्रोक्योरमेंट मुझसे भी ज़्यादा ख्याल होगा, लेकिन जो मैं आज आपको गाइड करूँगा कि ऑर्नेट में आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकें, तो वही आज का पूरा हमारा टॉपिक रहेगा। हिरेन जी, प्रोक्योरमेंट का थोड़ा सा ब्रीफ, किस किस टाइप के प्रोक्योरमेंट, ऐसा कुछ बता पाएंगे? 100% बता पाएंगे। प्रोक्योरमेंट जो है उसके लिए बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला हमें याद रखना है। उसको हमने एक नाम दिया हुआ है RFO। तो क्या है ये RFO? आर का मतलब हो जाएगा रॉ मटेरियल, एफ का मतलब हो जाएगा फिनिश गुड्स, और ओ का मतलब हो जाएगा ओल्ड ज्वेलरी। कि जहां से भी हम ये तीनों चीजों को परचेज करते हैं या तो हम रिसीव करते हैं, तो वो एक हमारा हो जाता है प्रोक्योरमेंट। कि जिससे हमारे जो भी गुड्स है, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल हो, ज्वेलरी हो या ओल्ड ज्वेलरी हो, हमारे प्रीमाइसेस में, हमारे ऑन स्टॉक में ऐड हो जाती है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, परचेज ऑफ फिनिश सेमी फिनिश गुड्स हो गया, इसी तरीके से परचेज ऑफ ओल्ड ज्वेलरी हो गया, डिलीवरी चलन यानी कि हम अप्रूवल पे भी सामान लेते हैं, आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी ज्वेलरी हम बनवाते हैं, और लास्ट में हमारा रहेगा रिफाइनरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिफाइनरी भी एक तरीके का हमारा पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट रहेगा, कि जिसके थ्रू हम ओल्ड गोल्ड वगैरह इश्यू करके हम प्योरीफाई करा के रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर से जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये भी हम डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टॉक रिसिप्ट होता है, उसको एक ग्राफ के थ्रू किस तरीके से समझा जाए, तो वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी कि हमारा एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, उसको हम आर्टिसन को इश्यू करेंगे, वहां से रिटर्न करेंगे, तो ये हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे परचेज ऑफ ओल्ड मेटल, या तो जो ओल्ड ज्वेलरी ली हुई है उसको भी प्योरीफाई करने के लिए रिफाइनरी को इश्यू करेंगे, रॉ मटेरियल रिसीव करेंगे, और हमारे आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर या तो जो हमारे वेंडर या आर्टिसन है उसको इश्यू करके हम ज्वेलरी बनवाएंगे। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट यहाँ पे परचेज ऑफ रेडी फिनिश गुड्स का भी है, कि जो भी हम रेडी आइटम्स लेते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टॉक में ऐड हो जाती है। तो आइए अब हम उसी के बारे में ऑर्नेट आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, उसके लिए हम थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स आपको पास करने हैं और कौन कौन से रिपोर्ट जो है वो बहुत ही हेल्पफुल आपको हो पाएंगे कुछ एनालिसिस करने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं। साथ में यहाँ पे मैं ये भी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर ये डिटेल्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, आपके क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आप हमें शेयर में चैट में शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे सपोर्ट मेंबर्स हैं वो आपकी क्वेरी सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर पाए। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने RFO का मतलब समझा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े पार्ट में उसको समझेंगे। कि सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स, कि जिसको ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज एंट्री के थ्रू हमें एंटर करना है, जहाँ पे एक वाउचर नंबर आपको मिल जाएगा, वाउचर डेट मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बुक नेम की सिलेक्शन दी गई है। बुक नेम का मतलब हो जाएगा कि अगर मान लीजिए मैं मैनेजमेंट को जिस तरीके से करना चाहता हूँ कि जो भी हम गोल्ड ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, तो उसकी अलग से परचेज बुक अगर मैं मेंटेन करना चाहता हूँ, तो वो एक ओपन सिलेक्शन के थ्रू मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देयर इज अनदर पॉइंट यहाँ पे परचेज बिल नंबर एंड डेट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी हमारे वेंडर का इनवॉइस नंबर है वो हमें यहाँ पे डाल देना है, ताकि जब हम कोई भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, स्पेशली जीएसटी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तो टैली करने में भी बहुत ही आपको इजी हो जाए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अब जीएसटीआर रिकंसिलिएशन भी हमें करना पड़ता है जीएसटीआर 2 रिपोर्ट को, तो वो भी यहाँ पे एक बेनिफिट आपको हो पाए कि जो भी आपके रिसीट वाउचर है उसमें रेफरेंस के लिए आप आपकी पार्टी का जो भी इनवॉइस नंबर है वो डालें। इसी तरीके से अकाउंट नेम सिलेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, कि अगर हमारे वेंडर है वो हमारे इंटर स्टेट वेंडर्स हैं, कि जिनका स्टेट हमारे स्टेट से डिफरेंट है, तो अगर यहाँ पे आपने जब उसका मास्टर क्रिएट किया हुआ है
और वहाँ पे जीएसटी नंबर और उसका स्टेट सिलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई में वेंडर का स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके के मैनुअल इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरीके से जीएसटी कैलकुलेशन भी हो जाएगी कि अगर आपका लोकल वेंडर हुआ तो सी जीएसटी एस जीएसटी, और अगर आपके इंटर स्टेट वेंडर है तो उसी हिसाब से आई जीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी की कैलकुलेशन हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे ड्यू डेट ऑप्शन दिया हुआ है। ड्यू डेट का मतलब हो जाता है क्रेडिट डेज की, हमारे जो भी वेंडर्स है उसके साथ ड्यू डेट्स के हिसाब से भी पेमेंट्स के लिए हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट डेज का ऑप्शन रखना चाहते हैं या तो अगर पहले से प्री डिफाइन करना चाहते हैं मास्टर में, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको रिमाइंडर रिपोर्ट्स वगैरह भी मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे एक आइटम सिलेक्शन दिया गया है कि जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल जैसे कि प्योर सिल्वर हो गया, प्योर गोल्ड हो गया, और जो भी आपके डायमंड गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है वो सभी का सिलेक्शन यहाँ पे हम कर सकेंगे। तो हिरेन जी, जैसे आपने बोला कि ज्वेलरी वगैरह, तो जैसे उसके फॉर्म में लूज डायमंड, लूज स्टोन वगैरह भी रहता है, तो उसका भी परचेज हम कर सकते हैं ना, कुछ बाइफरकेशन के साथ, जैसे डायमंड में कभी क्लैरिटी वगैरह होता है तो। 110% हम कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें डायमंड की परचेज जो है वो सॉफ्टवेयर अलाउ करेगा ही। लेकिन यहाँ पे उसके अलावा भी ऑप्शन आपको बेनिफिट मिलेगा कि जैसे डायमंड में कट क्लैरिटी होती है, साइज होते हैं, पैकेट्स होते हैं, तो उस हिसाब से भी उसका प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो उसमें भी सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटी देगा कि अगर आपको इस हिसाब से मैनेजमेंट करना है तो भी आप इजीली कर सकते हैं। नॉट ओनली डायमंड्स, आप यहाँ पे जेम स्टोन्स भी डाल सकते हैं, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी डाल सकते हैं, इसी तरीके से प्लेटिनम ज्वेलरी हो गई, इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, तो किसी भी तरीके की ज्वेलरी या लूज आइटम्स को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात करते हैं पेमेंट्स ऑप्शन के रिगार्डिंग कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक पेमेंट डिटेल का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक जो भी हमने आइटम मास्टर के साथ रिलेट किए हुए होंगे जीएसटी कोड्स, उस हिसाब से हो जाएगी। अब यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है रिक्वायर मैनुअल जीएसटी, कि हम सभी को मालूम है कि हमारे पास कई सारे बिल्स आते हैं, लेकिन कई बिल में जो है जीएसटी अमाउंट राउंड ऑफ किए होते हैं, कई बिल्स में डेसिमल पॉइंट के साथ शो किए गए होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन से हम हमारे जीएसटी अमाउंट्स को चेंज कर सकते हैं, ताकि जब हम जीएसटी रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो वहां पे भी एक हमारा एग्जिट अमाउंट मैच हो सके, और जो भी परचेज रिपोर्ट्स वगैरह देखें वहां पे भी आपको बेनिफिट हो सके। साथ ही में यहाँ पे एक पेमेंट पार्ट ऑप्शन भी दिया गया है कि जो भी आपके वेंडर है उसको अगर पार्टली पेमेंट आपने बाई चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी ऐसा कुछ अगर किया हुआ है तो यहीं पे आप उसका डिटेल डाल सकते हैं, आपको सेपरेट एंट्री की जरूरत ना पड़े। सो सेकेंड पार्ट, जैसे कि हमने देखा हुआ था कि परचेज ऑफ ओल्ड ज्वेलरी ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे ओल्ड ज्वेलरी के लिए भी हम परचेज बिल एंटर कर पाएंगे कि जहाँ पे हमारा वाउचर नंबर यूआरटी मतलब कि अनरजिस्टर्ड बिल हो जाएगा, पार्टी नेम सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे बुक सिलेक्शन है वो भी यूआरटी मतलब कि अनरजिस्टर्ड ऑलरेडी दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश पार्टी ऑप्शन भी आपको दिया गया है। कैश पार्टी का मतलब हो जाएगा कि अगर मेरे जो भी कस्टमर है उसका बिल अमाउंट बिलो 10,000 हो रहा है, 10,000 से नीचे हो रहा है, तो एज पर लीगल टर्म्स में उसको 10,000 से नीचे है उसका बिल अमाउंट, तो मैं उसको पेमेंट भी बाई कैश कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसा बिल है तो डायरेक्ट यहीं से कैश पार्टी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसका बिल क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक इफेक्ट ये भी होगा कि आपको सेपरेट कैश एंट्री डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी आपका बिल अमाउंट होगा ऑटोमेटिक वो आपके कैश अकाउंट में इफेक्ट भी चला जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आइटम सिलेक्शन के लिए एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है ओल्ड गोल्ड, कि जो भी आपका मटेरियल है उसका ग्रॉस वेट, उसका नेट वेट, उसकी प्योरिटी, उसका फाइन वेट कितना हो रहा है, क्या मेटल रेट आपको एप्लीकेबल करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पे अगर पेमेंट डिटेल्स की हम बात करें तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि जो भी कस्टमर से आइटम परचेज करते हैं उसमें किसी भी तरीके का टैक्स कैलकुलेशन नहीं है।
जो नॉन जीएसटी सप्लाई में भी कंसीडर हो गया है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी वही करेगा कि अगर आप यूआरडी परचेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ही जीरो रखेगा, किसी भी तरीके का टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा। साथ ही में यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स में कैश रिगार्डिंग ऑप्शन भी दी गई है कि जैसे मैंने बताया कि अगर हमें कैश पेमेंट करनी है बिलो 10,000 है और उससे ज्यादा है तो यहाँ पे चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन पेमेंट, जिस भी तरीके से आपने पेमेंट किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। हिरेन जी, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जैसे ये तो बात हुई डायरेक्ट सेल्स की, और उसके अगेंस्ट में हमने जो कैश या बैंक देंगे वो, अगर सेल्स के अगेंस्ट में कोई हमें ओल्ड गोल्ड देता है तो उसका क्या सोल्यूशन बनेगा? अब यहाँ पे अगर रिटेल ज्वेलरी की बात करें तो हर बार यही होगा कि जो भी मेरे कस्टमर का जो भी हम बिल काट रहे हैं उसका सेल बिल बना रहे हैं उसी के सामने मुझे परचेज को एडजस्ट करना है। तो ऑलरेडी सेल्स एंट्री के अंदर भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ पे जितना भी आपने ओल्ड मेटल पार्टी से परचेज किया हुआ है वो अमाउंट आपकी सेल्स अमाउंट के सामने सेटल करके वहीं से रेस्ट अमाउंट का पेमेंट भी आप ले सकते हैं आपके कस्टमर्स के पास से। तो ये हमने बात करी यहाँ पे जैसे कि हमारी परचेजेस किस तरीके से हो रही है, जिसमें हमने फिनिश मटेरियल्स देखा, रॉ मटेरियल देखा और हमने देखा ओल्ड गोल्ड। तो आइए अब हम बात करते हैं कि उसके लिए हमें रिपोर्ट्स क्या मिलेगी, कि अगर मुझे किसी भी तरीके का एनालिसिस करना है, मुझे रिपोर्ट्स देखनी है तो मैं क्या देखूं। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हमने दी हुई है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट परचेज रजिस्टर, कि जहाँ पे एक रिपोर्ट पाथ भी आपको दिया गया है, हर एक रिपोर्ट पाथ आपको मिल रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ से हम रिपोर्ट्स पूरी परचेज की देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आरडी यूआरडी सेपरेट करने की भी सिलेक्शन दी गई है कि मैं सिर्फ मेरा रजिस्टर्ड परचेज ही देखना चाहता हूँ, अनरजिस्टर्ड परचेज ही देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर मान लीजिए फिनिश ज्वेलरी आपकी डायमंड ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज सिलेक्शन भी आपको दी गई है कि जो भी ग्रुप्स के हिसाब से आपको देखना है वो देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे अगर आपके पार्टी के कोई एक वेंडर के बिल ज्यादा रहते हैं, किसी के कम रहते हैं, तो पार्टी वाइज सिलेक्शन करके भी आप देख सकते हैं कि पूरे साल में या तो पर्टिकुलर पीरियड में कौन सी पार्टी के कितने अमाउंट्स के बिल कौन सी आइटम के हमें मिले हुए हैं। तो वो भी एक बहुत ही बेनिफिशियल रिपोर्ट आपके लिए हो जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ पे एनालिसिस रिपोर्ट भी हमने दी हुई है मंथली समरी के नाम से, कि जहाँ पे भी आपको आरडी यूआरडी का एक सेपरेट सिलेक्शन दिया गया है और जहाँ से आपको पूरी रिपोर्ट जो है वो मंथ वाइज टोटल के हिसाब से सॉफ्टवेयर दिखाएगा, ताकि हमें एक एनालिटिकल रिपोर्ट जैसा कुछ अगर देखना है कि हमारी कौन से मंथ में कितनी परचेस हुई है, तो वो भी हम वहां से वो रिपोर्ट से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा, हिरेन जी, मंथली समरी क्या सिर्फ अमाउंट में मिलता है या हमें इसमें कुछ बाइफरकेशन मिल सकता है आरडी और यूआरडी में? वहाँ पे दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। जनरली इसका जो यूज है वो कई सारे लोग अमाउंट्स के लिए भी करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी के रूप से वहाँ पे वेट ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि अगर आपको वेट और अमाउंट दोनों चीजें देखनी है तो भी आप देख सकते हैं। और अगेन यहाँ पे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे हमारे जो क्लाइंट है ऑलरेडी ये फैसिलिटी को यूज कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर से किसी भी रिपोर्ट को डायरेक्ट एक्सेल या पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि जनरली कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फिल्टर्स है वो मुझे एक्सेल ज्यादा अगर नॉलेज है, ज्यादा मैं वर्क कर रहा हूँ तो एक्सेल के थ्रू मैं पसंद करता हूँ, तो अब सॉफ्टवेयर की हर एक रिपोर्ट को आप एक्सेल में कन्वर्ट कर सकोगे और अगर पीडीएफ करनी है तो वो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकेंगे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट, कि हमने जैसे कि यहाँ पे परचेज पार्ट देखा, रिपोर्ट्स देखी, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब हम देखते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग, कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है या तो हमने परचेज किया हुआ है, उसको आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर से किस तरीके से रेडी ज्वेलरी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पार्ट में एक आर्टिशन इश्यू एंट्री का ऑप्शन दिया गया है कि जहां से आइटम सिलेक्शन फाइन गोल्ड और जो भी मैं अलॉय का प्रोपोर्शनेट वेट में देना चाहता हूँ वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पे जब भी ये एंट्री को सेव करेंगे तब वहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिलेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी
कि जहां से मुझे सिलेक्ट करना है कि ये जो भी मैंने गोल्ड दिया है वो 24 कैरेट गोल्ड है, और जो मुझे आइटम्स मिलने वाले हैं वो मेरे 18 कैरेट के हैं, 22 कैरेट के हैं, या किसी और प्योरिटी के हैं। अब यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर आपको अलाउ तो कर रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन डाल ही देगा कि जो भी हमने यहाँ पे अलॉय का प्रोपोर्शनेट वाला डाला हुआ है प्योरिटी के हिसाब से, उस हिसाब से ट्रेडिंग सिलेक्शन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको फिर सिर्फ यहाँ पे बाइफर्केशन के लिए सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि अगर सिमिलर प्योरिटी के दो से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा ग्रुप्स आपने रखे हुए हैं तो आप वहां पे सिलेक्शन कर सकें। सो ये बात हो गई हमारी इश्यू एंट्री की कि हमने आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इश्यू कर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं रिसिट की, कि जब वहां से मेरे जो भी फिनिश गुड्स हैं वो रिटर्न हो गए तो मुझे क्या करना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल, ट्रांजैक्शन ऑप्शन में आर्टिशन रिसीट एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपके आर्टिशन का नाम, जो भी डेट वगैरह रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जहाँ पे आप आपके वेंडर का, आप आपके आउटसोर्स मैन्युफैक्चरर का एक इनवॉइस नंबर जो है वो आप डाल सकते हैं। तो हिरेन यहाँ जी, पे, यस मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे आपने क्या, इशू की स्लाइड में हमें बताया कि फाइन और अलॉय दे सकते हैं, तो क्या उसमें हम अगेन वहाँ पे लूज डायमंड और लूज स्टोन का भी एंट्री दिखा पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हमें जनरली, अगर मान लीजिए डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे लूज डायमंड, लूज स्टोन, अगर सिल्वर में करवा रहे हैं तो वो सारी ऑप्शंस भी हमें यहाँ पे मिल पाएगी। सो हम यहाँ पे फिनिश जैसे कि गुड्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि 22 कैरेट ऑर्नामेंट हो गए, डायमंड ऑर्नामेंट्स हो गए, सिल्वर ऑर्नामेंट्स हो गए, जो भी आइटम्स हम रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसका ग्रॉस वेट डाल देंगे, पीसेस कितने मिले हुए हैं हमें वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही में यहाँ पे मेकिंग चार्ज अमाउंट जो भी बिल पे लिखा हुआ है हमें पे करना है, वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक ऑटो कैलकुलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आपका जो भी वेंडर है वो रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी की कैलकुलेशंस भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो भी आपने मास्टर डिफाइन किया हुआ होगा उस हिसाब से जीएसटी कैलकुलेशंस भी हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके जो भी वेंडर है उसकी टीडीएस कैलकुलेशंस आपको करनी है, तो उसके मास्टर में डिफाइन करके टीडीएस की कैलकुलेशंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कि ना तो आपको सेपरेट एंट्री डालनी पड़ेगी, ना तो कोई और एंट्री से उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक सिंगल एंट्री से ही आप कई सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी रिपोर्ट की, जहाँ पे हिरेन हमने, जी, और यस, जैसे आपने इश्यू और रिसीव का दोनों का एंट्री समझा है, उसमें मैंने एक चीज मार्क करी कि ऊपर रेफरेंस नंबर का ऑप्शन है, जी तो क्या इसका कुछ ब्रीफ दे पाएंगे कि क्या यूज है? जी। अब रेफरेंस नंबर जो यूज हो जाएगा, जैसे कि हमने परचेज बिल में वहां पे परचेज बिल नंबर का ऑप्शन देखा हुआ था, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर में जैसे कि हमें डिटेल डालनी है हमारे वेंडर की इनवॉइस नंबर, तो इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि जब भी कोई जीएसटी रिपोर्ट्स हम वेरीफाई कर रहे हैं, तब वहां पे उसकी पूरी की पूरी रिकंसिलिएशन, या तो जो हमें टैली करना है वो हम आइडेंटिफाई कर सके, इजीली उसको टैली कर सके। तो ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस नंबर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये एंट्री का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप करें तो यहाँ पे विदाउट फेल आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आपके पार्टी का जो भी इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे कंपलसरी डाल दें, ताकि जब आप जीएसटी रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन करें तो यहाँ पे फिर से आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। ओके, सो आइए अब हम यहाँ पे रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर इसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके की क्वेरीज है आपको, तो यहाँ पे आप चैट में हमें बिल्कुल भी शेयर करें, ताकि जो भी हमारे सपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपकी हेल्प करें आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे हमें रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे कि हमारा आर्टिशन इशू एंट्री हमने किया हुआ था, रिसीव किया हुआ था, तो दोनों के लिए यहाँ पे एक सेपरेट रजिस्टर आपको दिया गया है, जहाँ पे आपको पार्टी वाइज सिलेक्शन भी मिलेगी। और अगर आपको
कुछ पीरियड के हिसाब से, कुछ मंथ के हिसाब से देखना है तो वो सारे ऑप्शंस भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे और एक रिपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे देखना है कि मेरे आज की डेट तक का फाइनल आउटस्टैंडिंग मेरे कारीगरों का क्या है या तो मेरे वेंडर्स का क्या है, फिर वो चाहे वेट में हो या अमाउंट में हो। सो वेरी नेक्स्ट रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है आर्टिशन पार्टी समरी, कि जहाँ से जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स डाले हुए हैं उस हिसाब से आपका एज ऑन डेट आज की तारीख में लास्ट बैलेंस क्या है, फिर वो चाहे मेटल में हो या अमाउंट में हो, वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो रेगुलर बेस पे भी आपको देखनी पड़ सकती है, इसीलिए उसका एक शॉर्टकट जो है वो मेन स्क्रीन पे भी आपको दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है मेटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ताकि एक सिंगल क्लिक से भी ये रिपोर्ट को आप वेरीफाई कर सकें। हिरेन जी, जैसे आपने यहाँ पे बोला कि मेटल ऑब्लिक अमाउंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आप एज ऑन डेट का देख पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे मुझे ये डाउट है कि जनरली हमारा काम ऐसा होता है कि हम लोग कारीगर के साथ एक स्पेसिफिक डेट पे बैलेंस को फिक्स करते हैं। तो क्या ओके, हम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर में दे पाएंगे कि हाँ, मुझे पता चले कि ये डेट को मैंने इनका लास्ट बैलेंस देखा था, ताकि मैं कभी भी वो टैली वगैरह करने बैठूं तो आसानी से देख पाऊं कि लास्ट डेट तो मैंने ये बैलेंस इस तारीख को मैंने फाइनलाइज किया था। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल देख पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जनरली जो हमारे कारीगर के अकाउंट्स हैं वो कुछ इसी तरीके से देखे जाते हैं कि जो भी लास्ट डेट का मैंने उनका फाइनल किया हुआ है तो वो एक डेट को मैं सेट कर दूं, फिक्स कर दूं, ताकि आगे की जो भी ट्रांजेक्शन है वो बार बार ना तो मुझे रिपोर्ट्स में दिखाए और मुझे एक आइडिया रहे कि ये लास्ट डेट को हमारा जो भी पार्टी का कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है वो हम फाइनल कर चुके हैं। तो उसके लिए जब भी आप मास्टर क्रिएट करते हैं या तो जब भी आपको ये डेट आपको एंटर करनी है तो वो पार्टी का, वो वेंडर का अकाउंट ओपन करना है, मॉडिफाई करना है और वहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करके आपको वहाँ पे डेट एंटर कर देनी है। तो जो भी रिपोर्ट्स आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिक उस हिसाब से सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो फिल्टर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे हमने एज ऑन डेट रिपोर्ट तो देख ली कि यहाँ पे जो भी आज तक का बैलेंस था, लेकिन अब जब मैं मान लीजिए हमारे वेंडर कारीगर के साथ हिसाब करना चाहता हूँ तो वहां पे मुझे जरूरत पड़ती है पूरी डिटेल वाइज रिपोर्ट कि कौन कौन सी डेट को मैंने आपको इश्यू किया हुआ था और कौन कौन सी डेट में आपने मुझे रिटर्न किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्ट दी गई है मेटल एंड करेंसी लेजर ऑप्शन, कि जहाँ से आप जो भी आपके आर्टिशन है उसका पूरा का पूरा डिटेल जो है वो आप डेट के हिसाब से देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हमारे आर्टिशंस के साथ रहते हैं, वेंडर्स के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे और एक मेटल सेटलमेंट रिपोर्ट दिया गया है कि जहाँ पे कुछ इस सिचुएशन में ये रिपोर्ट हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे मेरा जो इश्यू जो है वो सिंगल वाउचर है, लेकिन जो भी रिटर्न किया गया है वो मुझे मल्टीपल टाइम्स रिटर्न किया गया है, तो उसके लिए मैं मेटल सेटलमेंट रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। साथ ही में यहाँ पे मेटल सेटलमेंट का और एक बहुत ही यूजफुल यहाँ पे रिपोर्ट चेकिंग व्यू हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं आर्टिसंस के पास से, वो लोगों को ITC 04 रिपोर्ट जो है वो भी सबमिट करनी पड़ती है। तो वो रिपोर्ट का भी एक डायरेक्ट लिंक यहाँ पे आपको मिल सकता है मेटल सेटलमेंट रिपोर्ट से, कि जहां से अगर आपको क्रॉस टैली करना है तो आप आसानी से वो रिपोर्ट चेक करके कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे TDS रिपोर्ट ऑप्शन भी दिया गया है कि जहां से जैसे कि हमने आगे देखा कि जो भी हमारे TDS की कैलकुलेशंस है वो हम ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन पार्ट में भी कर सकते हैं और उसी के रिगार्डिंग हमें रिपोर्ट मिल जाएंगे कि जैसे कि TDS कंप्यूटेशन किस तरीके से हो रहा है, TDS पेएबल क्या है और TDS जो भी हमें ने ऑलरेडी पेड किया हुआ है उसकी डिटेल्स क्या क्या है। साथ ही में यहाँ पे और एक रिपोर्ट भी आपको फैसिलिटेट किया गया है कि जो भी TDS आप पे कर चुके हैं जो भी आर्टिशन का, तो उसका एक 16A का जो फॉर्म है वो भी आप अपने वेंडर को सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली जनरेट करके दे सकते हैं। ना तो उसके लिए आपको किसी तरीके की मैन्युअल चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, ना तो किसी और सोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी।
एक सिंगल सिलेक्शन से डायरेक्टली वो रिपोर्ट जो है वो आप ले सकते हैं, अपने वेंडर्स को दे सकते हैं। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। जैसे कि हमने आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग देखा, अब यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा, जैसे कि डिलीवरी चलन। अगर डिलीवरी चलन को और शब्दों में हम कहें तो हमारा एक तरीके का अप्रूवल कि जो हम वेंडर्स के पास से लेते हैं, कि जहाँ पे बहुत सारे आइटम हम रिसीव करते हैं, उसमें से जो भी आइटम हम शॉर्टिंग करके फाइनल करते हैं उसको परचेज करते हैं, और जो भी आइटम हमने रिजेक्ट किए हुए हैं उसको हम रिटर्न कर देते हैं। तो उसी को यहाँ पे ऑर्बिट के थ्रू आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि ट्रांजेक्शन पार्ट में पार्टी रिसीट एंट्री अप्रूवल रिसीट का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आपके जो भी सप्लायर हैं, आपके जो भी वेंडर हैं, उनका नाम सिलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे, और आइटम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लूज आइटम्स भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी रेडी आइटम्स है, फिनिश्ड आइटम्स है, उसका भी यहाँ पे सिलेक्शन आपको दिया गया है। ये हिरेन जी, हेलो। जी बिल्कुल मैम। यहाँ पे क्या अगेन हम लोग लूज डायमंड और स्टोन को ले सकते हैं, या ना सिर्फ ज्वेलरी पर्पस के लिए ही अप्रूवल काम करता है? नहीं, यहाँ पे दोनों चीजें आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की फिनिश ज्वेलरी आप ले रहे हैं तो उसके भी सिलेक्शन मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने लूज डायमंड्स लिए हुए हैं, लूज स्टोन्स लिए हुए हैं, या तो किसी भी तरीके की लूज ज्वेलरी ली हुई है जिसका लेबलिंग आप करना नहीं चाहते हैं, बारकोड टैक्स नहीं करना चाहते हैं, तो वो आइटम की सिलेक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जैसे ही हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, वहां पे भी एक हमने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने कोई लूज ज्वेलरी ली हुई है और अगर किसी भी तरीके की फिनिश प्रोडक्ट्स आपने ली हुई है तो उसका मैनेजमेंट भी यहाँ से किस तरीके से हो पाएगा। सो यहाँ पे डिटेल्स कुछ इस तरीके से रहेंगी कि जहाँ पे लूज आइटम्स और आपके जो रेडी आइटम्स है वो दोनों आप मैनेज कर सकते हैं। सो अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आइटम्स हमने रिसीव किए हुए हैं, वो हमारे कंडीशंस के हिसाब से फाइनल हो गए हैं, और मुझे उसको परचेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ट्रांजेक्शन पार्ट में परचेज एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, कि जहाँ पे परचेज अगेंस्ट अप्रूवल एंट्री में ऑटोमेटिक सिलेक्शन के थ्रू आपको जो भी आइटम फाइनल आपने की हुई है उसकी सिलेक्शन करके उसको परचेज के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सीक्वेंस दिया गया है कि जहाँ पे एक आइटम जो है वो फिनिश गुड्स की तरह ली गई है, बैंगल 22 कैरेट, जिसका एक आइटम नंबर भी जनरेट हुआ है, और इसी तरीके से एक 18 कैरेट ऑर्नामेंट मतलब कि लूज ज्वेलरी भी ली गई है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका एक्चुअल ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से यहाँ पे सभी आइटम को ले सकते हैं। सो यहाँ पे नॉट ओनली फॉर परचेज, अगर कुछ आइटम्स हमारी रिजेक्ट हो रही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आइटम्स को हमने रिटर्न किया हुआ है उसके भी इसी तरीके से सिलेक्शन बेस से पूरी एंट्री आप यहाँ पे मैनेज कर सकेंगे, कि जहाँ पे भी इसी तरीके की पूरी सिलेक्शंस आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन तो हमने देख लिए कि कुछ आइटम्स हमने रिसीव किए हुए हैं, कुछ आइटम हमने रिटर्न किए हुए, कुछ परचेज किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हेडेक है कि जो भी आइटम हमारे पास एज ऑन अप्रूवल पड़े हुए हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। और ये शायद हमने कई जगह पे देखा हुआ भी है कि हम इसीलिए ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं कि कुछ इसकी रिपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इतने सारे आइटम्स में। तो इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कि जैसे कि कंसाइनमेंट रिसीट ऑप्शन में जितने भी आइटम्स हमने रिसीव किए हुए हैं उसकी लिस्ट पूरी मिल जाएगी, जहाँ पे आपके वेंडर के नाम और उनके जो भी आइटम है वो भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट इज कंसाइनमेंट परचेज, की जो भी हमने फाइनल करके परचेज कर दिए हुए हैं उसकी भी पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से कंसाइनमेंट रिटर्न रिपोर्ट, की जो भी आइटम हमने रिजेक्ट किए हुए हैं उसको हमने रिटर्न कर दिया हुआ है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक रिपोर्ट, कि जहां से मुझे मालूम पड़ेगा कि जो भी आइटम है ना तो वो मेरे फाइनल हुए हैं ना तो रिटर्न हुए हैं, एज इट इज मैंने लेके रख दिया हुआ है, तो वो रिपोर्ट होगा कंसाइनमेंट स्टॉक रिपोर्ट, कि जहां से
जो भी हमारे आइटम्स है वो एज ऑन अप्रूवल हमारे पास वेंडर से लेके पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ भी फाइनलाइज अभी नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा हमारा एक कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन और उसके रिपोर्ट, जो बहुत ही इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। हिरेन जी, यहाँ पे मुझे एक डाउट ऐसा है कि कंसाइनमेंट पे जो माल मैंने रिसीव किया है उसी को अगर मैं सेल करती हूँ, तो क्या मैं स्पेसिफिक सिर्फ वही सेल्स को देखना चाहती हूँ, तो उस सॉर्नेट में क्या सोल्यूशन हो पाएगा? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि यहाँ पे मान लीजिए सेल्स तो कर दिया, अब जब हम सेल्स करते हैं तब हमें मालूम नहीं होता है कि ये हमारे स्टॉक से आइटम है या ये हमने कंसाइनमेंट पे ली हुई है। तो उसका भी एक सेपरेट रिपोर्ट दिया हुआ है कि जब आप टोटल सेल्स देखेंगे तो वहां पे तो वो चीज आपको इंक्लूड करके ही दिखाएगा। लेकिन मुझे ये देखना है कि जो भी मेरी आइटम हमने कंसाइनमेंट अप्रूवल पे रिसीव करी हुई है और उसको विदाउट परचेज करके डायरेक्टली सेल कर दिया गया है, तो उसके लिए रिपोर्ट पार्ट में एक कंसाइनमेंट सेल्स रिपोर्ट की ऑप्शन दी गई है, कि जहां से इजी वे में आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके कितने ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जो डायरेक्टली आपने कंसाइनमेंट से रिसीव करके सेल कर दिए हुए हैं। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। कि यहाँ पे हमारा जो भी हमने देखा हुआ था आगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कि रिफाइनरी जो है वो भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एज अ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, राइट। तो उसको भी हम यहाँ पे किस तरीके से मैनेज करें। यहाँ पे और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे चैट्स जैसे कि मैं देख रहा हूँ कई सारे चैट्स आ रहे हैं, तो जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि आपकी क्वेरी जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। ओके, सो हम बात करेंगे यहाँ पे रिफाइनरी की, कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन पार्ट के अंदर एक रिफाइनरी का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे भी इस तरीके की एक पूरी सिलेक्शन बेस्ड आपको वाउचर सिलेक्शन दी गई है कि आप आसानी से जो भी आपके परचेज वाउचर है, कस्टमर से लिए हुए वाउचर है, उसको एक सिलेक्शन के थ्रू आप रिफाइनरी को इश्यू कर सकें, जहाँ पे कुछ इस तरीके की पूरी सिलेक्शन आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे इश्यू कर देंगे हम, लेकिन जब हम रिसीव करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो कि जैसे ही हम आइटम्स हमारे रिसीव करेंगे तो अगेन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस नंबर, कि जो भी आपका रिफाइनरी वेंडर है और जो भी उसका इनवॉइस नंबर है वो भी यहाँ पे आपको डाल देना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस और जीएसटी पर्पस की, जैसे हमने आगे देखा। यहाँ पे फाइन गोल्ड जितना भी प्योर गोल्ड मुझे रिटर्न हुआ है हमारे वेंडर्स के पास से, और यहाँ पे लॉस भी मैं डाल सकता हूँ कि जितना भी वेट लॉस जो है वो रिकवर नहीं हो पाया है वो भी यहाँ पे मुझे मेंशन करना है, ताकि जब कभी भी मैं ये देखना चाहूँ कि मेरा टोटल जो भी रिफाइन करवाया हुआ है हमने उसमें टोटल वेट लॉस हमारा कितना हुआ है, तो वो भी एक आसानी से रिपोर्टिंग पार्ट के थ्रू हमें मिल सके। साथ ही में यहाँ पे अगेन अगर आपका जो भी रिफाइनरी वेंडर है वो आपका रजिस्टर्ड है, तो अगेन यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगी। साथ ही में अगर टीडीएस एप्लीकेबल करना है तो वो भी मास्टर सेट ऐप के थ्रू आप टीडीएस कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। ये ट्रांजेक्शन्स तो हमारे हो गए रिफाइनरी के, लेकिन रिपोर्ट्स क्या मिलेंगे। तो कि यहाँ पे रिपोर्ट जो है रिफाइनरी इश्यू एंड रिसिट रजिस्टर मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिफाइनरी रिपोर्ट। कि रिफाइनरी रिपोर्ट में आपको पूरी एक रिपोर्ट कुछ इस तरीके से मिलेगी कि जहाँ पे सिंगल वाउचर जो भी आपने रिफाइन करवाया हुआ है वो रिफाइन होने के बाद आपको गेन हुआ है या लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो वो बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकेंगे। साथ ही में यहाँ पे रिफाइनरी रिपोर्ट में आपको और एक डिटेल मिल जाएगी कि आपका जो भी अनरिफाइंड स्टॉक है वो कितना है, और वो भी वाउचर वाइज, तो वो भी पूरी की पूरी डिटेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी अगेन एक तरीके की एनालिसिस रिपोर्ट हो गई कि हम रिफाइनरी का भी कुछ मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पे मेटल एंड करेंसी लेजर एंड मेटल सेटलमेंट रिपोर्ट की अगर हमें डिटेल वाइज और वाउचर वाइज अगर देखना है तो देख सकते हैं। एंड अगेन टीडीएस रिपोर्ट की अगर इसका कुछ भी टीडीएस कैलकुलेशन भी हुआ है तो वो सारे रिपोर्ट्स में हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा रिफाइनरी ट्रांजेक्शन। जैसे कि हमने देखे कि जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट हुआ उसमें ऑर्नेट आपको किस तरीके से हेल्पफुल हो पाएगा, और जो भी आपका रिपोर्टिंग पार्ट है उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
अब अगर बात करें प्रोक्योरमेंट की, तो यहाँ पे सिर्फ ये ट्रांजेक्शन्स देखने से हमारा प्रोक्योरमेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, जब तक हम ये आइटम को, जो भी हमने आइटम्स रिसीव किए हुए हैं, उसको टैगिंग नहीं कर लेंगे, या तो हम काउंटर पे उसको सेट नहीं कर लेंगे, तब तक वो हमारा एक पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ही रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारे प्रोक्योर गुड्स हैं, जो भी आइटम्स हमने रिसीव किए हुए हैं, उसको हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के थ्रू किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने गुड्स रिसीव किए हुए, वो सबसे पहले दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। कि एक हो जाएगा हमारा वॉल्ट स्टॉक और एक हो जाएगा हमारा काउंटर स्टॉक। क्या होगा वोल्ट स्टॉक? तो कि वोल्ट स्टॉक का मतलब हो जाएगा कि जो भी आइटम को लेबल करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि फाइन गोल्ड्स हो गया, अलॉय हो गया, ओल्ड गोल्ड हो गया, लूज डायमंड्स हो गए, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स हो गए, कुछ छोटी छोटी हमारी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी है, उसको भी हम वोल्ट स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। कि जो छोटी छोटी आइटम्स है हमारी ज्वेलरी की, उसको भी लेबलिंग करनी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा एक वोल्ट स्टॉक। और जो हमारा काउंटर काउंटर स्टॉक हो जाएगा, वो हो जाएगा प्री डिफाइंड आइटम स्टॉक। कि जैसे कि हमारे चेन्स है, हमारे रिंग्स है, टॉप्स है, ब्रेसलेट है, सेट है, वो सारे हो जाएंगे हमारे काउंटर स्टॉक। काउंटर स्टॉक कि जिसका हमें लेबलिंग करना है यूनिक नंबर्स के हिसाब से। तो चलिए अब हम देखते हैं। यस हिरेन मैम। जी, क्या ये जो सिस्टम आपने एक्सप्लेन करा वॉल्ट एंड काउंटर का, सेम कॉन्सेप्ट हम सिल्वर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कि जो भी आपके सिल्वर के आइटम है, लेकिन सिल्वर में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी आपके सिल्वर आइटम्स हैं, उसको टैगिंग पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे कभी कभार देखा हुआ है कि सिल्वर में कई कई सारी चीजें हैं, जैसे कि पायल हो गई, फिर बर्तन हो गए, जैसे कि ग्लास हो गया, ट्रे हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, कुछ आर्टिकल्स हो गए जैसे कि फ्रेम्स वगैरह हो गई। तो वो सारी चीजों को लेबलिंग पॉसिबल है, तो उसको एज अ काउंटर स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो भी छोटी चीजें हैं जिसकी लेबलिंग पॉसिबल नहीं है, उसको आप एज अ वॉल्ट स्टॉक भी मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल गोल्ड और जो भी आपकी डायमंड ज्वेलरी होगी उसी तरीके से। सो आइए अब हम देखते हैं कि इसका ट्रांजेक्शन जो है वो किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर एंट्री नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में, जहाँ पे फर्स्ट एंट्री दी गई है लेबल प्रिपरेशन एंट्री, जहाँ पे आइटम का ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्योरिटी, फाइन वेट, पीसीस में हम डाल सकेंगे। पीसीस का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए बैंगल्स डाल रहे हैं हम, तो पीसीस 2 हो गए, इसी तरीके से कोई सेट्स हो गए तो 3 पीस हो गए, मतलब मल्टी पीस अगर आइटम है तो पीसीस यहाँ पे मैन्युअली आपको चेंज करने चाहिए, ताकि जब आप रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो आपके पेयर्स, आइटम के पेयर्स और उसकी जो पीसीस है, उस हिसाब से एक भी पूरी रिपोर्टिंग आपको मिल सके। साथ ही में यहाँ पे मेकिंग चार्ज रेट और मेकिंग चार्ज अमाउंट भी आप डाल सकेंगे। उसका अगर आपको फोटो डालनी है आइटम की, तो वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके लिए हमारे ऑलरेडी जितने भी क्लाइंट इमेज मॉड्यूल का ऑप्शन यूज कर रहे होंगे, वो सभी को मालूम ही होगा कि जैसे ही आइटम में फोटो अटैच करते हैं, सारी रिपोर्टिंग जो है, इनवॉइसेस वगैरह है, वहां पे भी आप इमेज ऑप्शन को प्रिंट या शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अदर चार्ज आ जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे रिमार्क ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ पे मैन्युअल अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन टाइप करनी है तो कर सकते हैं, ये आइटम के रिगार्डिंग। साथ ही में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का भी ऑप्शन दिया गया है, कि जहाँ पे अगर आपने आइटम क्रिएट करने के टाइम पे गोल्ड कॉस्ट अमाउंट, डायमंड कॉस्टिंग अमाउंट, अदर चार्ज की कॉस्ट अमाउंट डाली हुई है, तो यहाँ पे उसका एक टोटल कॉस्ट अमाउंट भी आपको सिंगल सिंगल आइटम वाइज मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर कुछ आइटम को फिक्स प्राइस के हिसाब से आप सेल करना चाहते हैं और अगर सेल प्राइस डाली हुई है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हिरेन जी, क्या ये आपने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पे जो हाईलाइट किया है, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे कि इसका क्या यूज हो पाएगा अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस डालते हैं तो? जी, इसका कुछ यूज आपको बहुत ही
बेनिफिशियल हो जाएगा ये डालना। और मेरे ख्याल से हर एक जो भी मतलब स्टॉक एंट्री करते हैं उनको डालना ही चाहिए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि सॉफ्टवेयर में पूरी एक रिपोर्ट हमने दी हुई है कि जहाँ पे हर एक आइटम का जो भी कॉस्ट प्राइस और जो भी सेल प्राइस आपने किया हुआ है फिक्स, वो आप देख सकते हैं। और अगर यही चीज को आप सेल कर देंगे तो सिंगल सिंगल आइटम वाइज आपको प्रॉफिट क्या हुआ है वो डिटेल्स भी आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाएगी। तो जो भी हमारे फाइनेंस मॉड्यूल यूज कर रहे होंगे जितने भी हमारे क्लाइंट्स, उनको मालूम ही होगा कि फाइनल रिपोर्ट में जो प्रॉफिट देखते हैं वो तो टोटल प्रॉफिट होती है। लेकिन अगर आपको आइटम वाइज प्रॉफिट देखनी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे हर एक आइटम में उसकी कॉस्ट अमाउंट और सेल्स अमाउंट डालें। सो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि लेबल प्रिपरेशन एंट्री में तो इतने ही फील्ड हैं, तो इसके अलावा और हमें क्या क्या मिलेगा? तो कि इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले जो आइटम की नंबरिंग हम करते हैं, लेबल नंबर करते हैं, वो अगर आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल और रैंडम के हिसाब से रखनी है तो आप मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे सप्लायर का नाम, कि जो भी सप्लायर से ये आइटम आपने परचेज की हुई है उसका नाम भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको होगा कि जब भी मान लीजिए ये आइटम मान लीजिए अगर डैमेज हो रहा है या तो हमें रीऑर्डर करना है तो डायरेक्टली वो सप्लायर का हम बता सके, ना तो हमें मैन्युअली कहीं पे ढूंढना पड़े। उसके बाद लोकेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हिरेन जी, क्या सप्लायर का नाम मुझे मैन्युअली इनपुट करना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर हमें सिलेक्शन या ऐसा कुछ देगा? जी, सिलेक्शन देगा। अगर मान लीजिए वो सप्लायर जो भी आपके वेंडर है उसका एक मास्टर अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन दे देगा। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि मान लीजिए हमने जो उसको अकाउंट नेम दे रखा है वो कुछ अलग है और जब हम एंट्री करते हैं तब वहाँ पे उसकी कुछ हमें कोड डालनी है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, एक ऑटो सिलेक्शन भी मिलेगी और अगर आपको मैन्युअल वहाँ पे इनपुट करके नाम डालना है तो भी हो पाएगा। उसके बाद लोकेशन की बात करी हमने कि जैसे कि यहाँ पे लोकेशंस है कि अगर मेरे प्रेमाइसिस में ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला आइटम है, वो मैं कहाँ पे रखने वाला हूँ। उसको मैं डिस्प्ले में रखूंगा, काउंटर पे रखूंगा, ट्रे पे रखूंगा, या कोई भी जगह पे हम रखेंगे तो उसका नाम या आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ताकि जब कभी भी कुछ लोकेशन या ऐसा कुछ अगर आपको देखना हो रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग तो वो आप देख सकें। उसी तरीके से साइज ऑप्शन दिया गया है कि जो भी आपकी आइटम की साइज है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन वेरी बेनिफिशियल कि अगर कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक साइज को ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये साइज का हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन नंबर ऑप्शन, कि जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक नंबर तो दे ही रहा है हर एक आइटम को, लेकिन मैं यहाँ पे अपने हिसाब से एक अलग से भी कोई एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक आइटम का डालना चाहता हूँ, तो वो भी यहाँ पे डिज़ाइन नंबर के थ्रू हम डाल सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमेज ऑप्शन, जैसे कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इमेज जो है वो अगर हम डालेंगे तो कुछ डिस्प्ले वगैरह हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। एंड रिमार्क, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे और 5 रिमार्क ऑप्शन भी हमने दिए हुए हैं कि कभी कभार ये सारी ऑप्शंस तो आप यूज कर लेते हैं, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि एक डायमंड सर्टिफिकेशन नंबर हो गया जो आईजीआई की तरफ से हमें मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे और 5 रिमार्क्स दी गई है कि अगर आपकी अदर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो आप उस तरीके से रिमार्क ऑप्शन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन शायद कई हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी यूज करते भी होंगे, ऑटोमाइजेशन ऑफ मेकिंग डायमंड एंड अदर चार्ज। ये जहाँ पे कभी कभार ये होता है कि जैसे कि हम सभी को मालूम है कि ज्वेलरी बहुत ही प्रीशियस है और अगर उसकी एंट्री करने के टाइम एक छोटी सी गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो उसका नुकसान जो है वो शायद बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक ऑटोमाइजेशन दिया हुआ है कि अगर एक प्री डिफाइंड मास्टर के थ्रू आपने अपना लेबर चार्ज अमाउंट, डायमंड रेट और अदर चार्जेस वगैरह ऑटोमेटिक सेट करने हैं, तो वो प्री डिफाइंड मास्टर में आपके आइटम्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप एंट्री करें तो ना तो आपको किसी भी तरीके का मैनुअल इनपुट डालना पड़े, ना तो जो आपके एरर्स होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, उसके भी चांसेस है वो एक मिनिमम हो जाए।
तो ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपको ये वाली ऑप्शन भी बहुत यूजफुल हो पाएगी, और जो भी आपकी वर्किंग स्पीड होगी बहुत ही इंक्रीज हो जाएंगी। हिरेन जी, यहाँ पे मुझे ये डाउट है। सबसे पहले तो अदर चार्ज को लेके, तो क्या अदर चार्ज, जैसे अभी पता ही है कि हॉलमार्क वगैरह कंपलसरी हो गया है 22 में लगाना, तो हम्म। क्या मैं आइटम वाइज अदर चार्ज या किस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर हमें ये प्री डिफाइंड मास्टर में हेल्प करेगा? थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे प्लीज? जी, उसको हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई चेन आइटम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ करना ऐसा है कि हॉलमार्किंग जो है वो हर एक आइटम में मुझे ऑटो सेट करना ही है। और कुछ ऐसे भी आइटम्स है, जैसे कि मान लीजिए मंगलसूत्र हो गए, या तो ऐसे एडीसीजेड वाले स्टोन आइटम्स कि जिसमें अलग से मुझे स्टोन चार्ज भी सेट करना है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक फैसिलिटी हमें ये दे रहा है कि जो भी आइटम में हमें सेट करना है, वो हर एक सेपरेट आइटम में जो भी अदर चार्जेस इंक्लूड हमें करने हैं, उसकी पूरी की पूरी सेपरेट हम सिलेक्शन करके कर सकें। तो उसका मतलब उसका बेनिफिट क्या होगा एंट्री के टाइम पे? उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि जब भी हम मान लीजिए एंट्री कर रहे हैं, तो अदर चार्जेस की हमें सिलेक्शन करनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी एग्जांपल से हमने देखा कि जब हम चेन में चेन एंट्री डाल रहा हूँ, तो वहां पे मुझे खाली चेन का वेट और वही डालना पड़ेगा, पीसेस डालने पड़ेंगे। ना तो मुझे किसी भी तरीके का मेकिंग चार्ज अमाउंट मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, ना तो किसी भी तरीके का अदर चार्ज अमाउंट डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अच्छा। यहाँ पे एक मास्टर उसका ऑलरेडी सेट किया हुआ है। मतलब एक बहुत ही इजी वे में आपकी वर्किंग स्पीड जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगी कि जब अच्छा, भी मैं कोई। आपका कहने का मतलब ये है कि अदर चार्ज जैसे ही मैंने फिक्स किया है, तो मुझे सिर्फ एंट्री के टाइम पे वजन ही डालना है। हॉलमार्क चार्जेस सपोज मैंने 35 रुपीज फिक्स किया है, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर की तरफ से आ जाएगा, यही यस, कहना चाह रहे हैं क्या? यस, हंड्रेड ओके। परसेंट ओके, कि मतलब मुझे उसका कोई मैन्युअल एंट्री नहीं करना पड़ेगा, नहीं है ना? करना पड़ेगा, नहीं ओके। करना पड़ेगा। इसीलिए कि यहाँ पे मान लीजिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, 100 आइटम्स मुझे डालनी है, तो हो सकता है कि 99 आइटम्स में मैंने 35 रुपी ही डाला हुआ हो, लेकिन एक आइटम में मैंने 53 कर दिया हुआ है। तो शायद हम पॉइंट मेरा मतलब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे ह्यूमन एरर्स के चांसेस हैं, वो हमें एक मिनिमम लेवल तक रिड्यूस कर देना है इस तरीके से ऑटोमाइजेशन के थ्रू। ओके, मुझे दूसरा डाउट यहाँ पे हिरेन जी ये भी है, जैसे प्री डिफाइंड मास्टर तो मान लीजिए बना दिए, तो अभी जैसे रेट फ्लक्चुएशन वगैरह काफी हुआ है, राइट? तो कभी कभी वो मेकिंग में अप डाउन करना पड़ता है, डायमंड रेट में भी हमें कुछ करना पड़ता है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? मुझे हर एक एंट्री में मैन्युअल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या कैसे सॉफ्टवेयर हेल्पफुल बन पाएगा? जी, उसका सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास कि ना तो आपको किसी भी एंट्री को मॉडिफाई करना है, ना तो आपके किसी पर्सन को अपॉइंट करना है कि ये बैठ के आप सिंगल सिंगल एंट्री को मॉडिफाई करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इसका एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन दिया गया है, लेबर रेट कन्वर्जन यूटिलिटी, कि जहां से आप नॉट ओनली आपका मेकिंग चार्ज, अगर आपके डायमंड के आइटम्स है, डायमंड रेट है, आपके स्टोन रेट है, कोई स्पेसिफिक आपके अदर चार्जेस वगैरह हैं, तो उनको भी वहां पे आप मैनेज कर सकते हैं। कि जहाँ पे आइटम सिलेक्शन के थ्रू आपके जो भी आइटम है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको चेंज करना है, तो वहां पे रेट डालेंगे, तो सभी आइटम्स में जो भी आपने आइटम सिलेक्ट किए हुए होंगे वो सभी आइटम में चेंजेस हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अगेन ये बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है, जो भी वो लोग यूज करते हैं उनको मालूम ही होगा, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको भी यूज करना है। तो जो भी हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप यहाँ पे शेयर कीजिएगा उनके साथ। यहाँ पे और तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं। स्टॉक ट्रांसफर एंट्री में लेबल ट्रांसफर एंट्री ऑप्शन मिलता है, कि जहाँ पे जो भी मेरे रेडी आइटम्स मैंने कर लिए हुए हैं, उसको मुझे किसी भी रीजन से मुझे उसको ट्रांसफर करना पड़ा, वॉल्ट के अंदर रिमूव करना पड़ा, तो यहाँ पे लेबल ट्रांसफर एंट्री के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेरे स्टोन आइटम्स हैं, तो जैसे कि बड़े बड़े उसका स्टोन जो है वो डैमेज हो गया है, मुझे उसको रिपेयरिंग के लिए देना पड़ेगा, तो लेबल ट्रांसफर के थ्रू हम इजीली उसको हमारा जो भी वॉल स्टॉक रहेगा उसमें ट्रांसफर कर सकेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे टैग क्रिएशन एंट्री वॉल्ट ऑप्शन दिया गया है,
ये एंट्री का यूज जो है वो एक तरीके का प्री प्रिपरेशन फॉर लेबलिंग स्टॉक है, कि जब भी मान लीजिए हमारा टैग क्रिएशन एंट्री फॉल्ट रहेगा तो ये एक तरीके का मैं प्री प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि जो भी मेरे नए आइटम्स आ रहे हैं उसको डायरेक्टली मैं टैगिंग कर दूंगा, लेकिन जो भी हमारा एक्चुअल स्टॉक होगा उसके अंदर इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। वो मैं अपने हिसाब से जैसे जैसे आइटम को शिफ्ट करता जाऊंगा काउंटर स्टॉक के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट जो है वो होता जाएगा। आगे बात करें हम यहाँ पे जैसे कि लेबल इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करना है आपके स्टॉक को, तो वो भी एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट के थ्रू आप पूरा का पूरा आपका स्टॉक है वो एक्सेल के थ्रू भी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है लेबल रिगार्डिंग उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज मिलेगी, क्या क्या एंट्रीज या ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स, कि हमें रिपोर्ट्स क्या क्या मिलेंगे इसके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे काउंटर स्टॉक के लिए। तो रिपोर्ट्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिपोर्ट काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट, जिसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट आपको मेन पेज पे मेन स्क्रीन पे भी दिया गया है एज अ नेम विथ लेबल समरी, कि जहाँ पे सिंगल क्लिक से ये डायरेक्टली रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जहाँ पे डिटेल जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसे कि ओपनिंग का मतलब हो जाएगा कि स्टार्टिंग डे में हमारा स्टॉक क्या था, रिसिट का मतलब हो जाएगा कि जहाँ पे हमारा टोटल आज के दिन में कितने कितने लेबल्स बने हुए हैं, इश्यू का मतलब हो जाएगा कि आज के दिन में कौन कौन से आइटम हमारे लेस हुए हैं, सेल हुए हैं, और लास्ट में हमें मिल जाएगा क्लोजिंग, कि जो भी हमारा एज ऑन लास्ट डे क्लोजिंग डेट हमारा क्या है उस हिसाब से स्टॉक इन हैंड हमारा एक तरीके का यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे काउंटर वाइज और सप्लायर वाइज भी रिपोर्ट को फिल्टर करके आप देख सकते हैं। काउंटर वाइज का मतलब हो जाएगा कि अगर मेरे अलग अलग आइटम्स को मैंने अलग अलग काउंटर पे फिक्स किया हुआ है, तो उस तरीके से भी रिपोर्ट में दे सकता हूँ कि जो भी हमारे काउंटर पर्सन है उसको उतनी ही आइटम की मैं रिपोर्ट निकाल के दूंगा कि जो उनके काउंटर पे लगी हुई है, ना मैं उनको पूरा का पूरा स्टॉक दूंगा। राइट, तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके लिए हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे सप्लायर वाइज रिपोर्ट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर हमें ये देखना है कि जो भी हमारे सप्लायर है जिसके नाम एंटर किए हुए हैं हमने लेबल एंट्री के टाइम पे, तो कौन से सप्लायर का कितना स्टॉक हमारा परचेज हुआ है और किस तरीके से हमने उसको सेल किया हुआ है, तो वो सारी लिस्ट भी हमें यहाँ पे सप्लायर वाइज रिपोर्ट की मिल जाएगी। जैसे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि कौन से सप्लायर का कितना सेल्स आपका हो रहा है, वो भी विद इन फ्यू सेकंड्स आप देख पाएंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट, यहाँ पे लेबल क्वेरी रिपोर्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेन स्क्रीन के ऊपर भी दिया गया है लेबल क्वेरी के नाम से, कि जिसका जनरली मेन यूज जो है वो आइटम एस्टिमेशन के लिए देखा जाता है, कि जो भी हमारा रेडी आइटम है उसका आज के गोल्ड रेट के हिसाब से जितना भी प्राइस हो रहा है वो मुझे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर एक सिंगल क्लिक से मुझे दे देगा। ना तो मुझे किसी भी तरीके का मैन्युअल कैलकुलेशन करना है, ना तो कुछ और मैन्युअल इंटरेक्शन करनी है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं, कि अगर आपने आइटम की फोटो डाली हुई है तो वो फोटो भी वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करेगा। साथ ही में यहाँ पे ये रिसिट डिटेल का मतलब हो जाएगा कि ये आइटम कब आपने बनाया था, कितना पुराना है ये आइटम, और अगर ये आइटम आप सेल कर चुके हैं तो यहाँ पे सेल्स डिटेल भी हमें मिल जाएगी। और एक लेबल इन स्टॉक करके हमें स्टेटस भी मिलेगा, कि कभी कभार ये भी देखा गया है कि हमारा इतना बड़ा स्टॉक हमारे पास है, अब कोई आइटम का लेबल जो है वो ऐसे ही कहीं पे पड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है कि ये आइटम हमारा सेल हो गया है या हमारे स्टॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो आइटम को आप यहाँ पे स्कैन कर दोगे या तो उसके नंबर डाल दोगे, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये आइटम आपके स्टॉक में है, और अगर सेल कर दिया है तो आपने किसको सेल किया हुआ है। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके लिए हो जाएगी। और
सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उसको सॉफ्टवेयर में देख सकेंगे, हमारे जितने भी काउंटर पर्सन है, सेल्स पर्सन है, उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी ये प्रोसेस का बना हुआ है लेबल क्वेरी का, कि डायरेक्टली कोई भी आइटम का एस्टिमेटेड अमाउंट आप अपने मोबाइल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि हर बार आपको आपके डेटा आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना ना पड़े। हिरेन जी, क्या उसमें भी लेबल क्वेरी की तरह हम सिंगल सिंगल आइटम का ही एस्टिमेट दे पाएंगे क्या? वहाँ पे दोनों तरीके के फीचर दिए हुए हैं कि अगर आपको सिंगल सिंगल आइटम का एस्टिमेशन देखना है तो भी देख सकते हैं, मल्टी आइटम्स को एक साथ आपको टोटल देखना है तो भी देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे और भी एक फैसिलिटी दी गई है कि जो भी आप आइटम की एस्टिमेशन देख रहे हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप किसी को भी मेल भी कर सकते हो आपके मोबाइल के थ्रू, राइट। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि जितने भी हमारे सेल्स पर्सन है, कभी कभार गलती हो जाती है, कोई रेट उधर उधर हो जाती है, तो वो सारी चीजें जो है वो रिड्यूस हो सके हमारी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और रिपोर्ट्स भी हैं जैसे कि लेबल स्टॉक रिपोर्ट विद इमेज, जैसे कि आगे भी हमने बात करी कि जितने भी हमारे क्लाइंट है वो अगर इमेज ऑप्शन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक तरीके की डिजाइन बुक रिपोर्ट भी उन्हें मिल जाती है कि जितना भी स्टॉक उन्होंने स्टॉक इन हैंड रखा हुआ होगा वो डायरेक्टली उन्हें मिल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वेट रेंज वाइज लेबल समरी, कि जिसका जनरल यूज जो है वो बहुत ही यूनिक यूज है, कि अगर मुझे ये देखना है कि मान लीजिए हमारे कोई वेट रेंज के हिसाब से मेरे पास कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, जिसका एक यूज जो है वो रीऑर्डर के लिए भी आप कर सकते हैं, या तो मान लीजिए कोई ऐसी फेस्टिवल सीजन चल रही है कि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा चलती है, तो इस रिपोर्ट का यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये तरीके का हमारा वेट रेंज के हिसाब से स्टॉक कितना है, ताकि हम उसको रीऑर्डर भी कर सकें। इसका भी एक डायरेक्ट शॉर्टकट आपको मेन स्क्रीन पे दिया गया है वेट रेंज वाइज लेबल समरी के नाम से। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक रिकंसिलिएशन। यहाँ पे हमारे कई सारे क्लाइंट की कंप्लेंट होती है कि सर हमने यहाँ पे स्टॉक तो डाल दिया हुआ है, लेकिन जब उसको चेक करने बैठते हैं तो या तो हमें एक दिन शॉप बंद रखनी पड़ती है, या तो जितने भी पर्सन है वो सभी को बुला के ये करना पड़ता है। तो अब आगे से ऐसी बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्टॉक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन भी सॉफ्टवेयर में दिया गया है, कि जिसका यूज जो है वो किस तरीके से करेंगे कि जो भी हमारे आइटम्स है जिसको आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो वहाँ पे उसका बारकोड नंबर, या तो बारकोड आप स्कैन कर सकते हैं, या तो अगर बारकोड नहीं है तो आप उसको आइटम नंबर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन नॉट ओनली फॉर आइटम, यहाँ पे आप उसका वेट और पीसीस भी वेरीफाई कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा आइटम का चेकिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, अगर मान लीजिए आपके कोई आइटम जो है वो पेंडिंग रह गए हैं चेक करने में, तो उसकी भी पूरी सॉफ्टवेयर आपको डिटेल रिपोर्ट देगा। साथ ही में अगर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो सॉफ्टवेयर में वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उसकी एक पेंडिंग लिस्ट भी आपको सॉफ्टवेयर देगा कि इतने इतने आइटम्स जो है वो आपने सॉफ्टवेयर में वेरीफाई नहीं किए हुए हैं, ताकि जो भी हमारा एक स्टॉक मैनेजमेंट में टाइम जो लगता है, चेकिंग के लिए टाइम लगता है, वो विद इन फ्यू मिनट्स में आप फ्री हो सकते हैं ये रिपोर्ट से। ओके हिरेन जी, आप क्या स्टॉक रिकंसिलिएशन में ये कहना चाह रहे हैं ना कि हमारे पास वेरिफिकेशन जो आइटम वेरीफाई हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं और जो पेंडिंग है, वो सबका लिस्ट देगा? बिल्कुल सही। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके मान लीजिए मैंने 10 चेन को अभी मतलब वेरीफाई करना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो मेरा स्टॉक है वो 10 पीसेस दिखा रहा है, लेकिन मैंने जहाँ पे रिकंसाइल किया हुआ है तो मैं 8 पीसेस ही कर पाया हूँ। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वो 2 पीसेस की इंफॉर्मेशन देगा, उसकी वेट डिटेल बताएगा, उसका आइटम नंबर बताएगा, जो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ। तो ये अगेन मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हो जाएगी कि हर एक आइटम को मुझे फिजिकल स्टॉक में से ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन सी आइटम मेरी मिसिंग है।
बस मैं री-वेरीफाई करता जाऊँगा और सॉफ्टवेयर मुझे ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट देता जाएगा। और इमेज का भी होगा ना यहाँ पे कि ना, इमेज 100% फैसिलिटी वहाँ भी पे है? इमेज का ऑप्शन भी दिया गया है कि अगर आपने आइटम के इमेजेस डाले हुए हैं तो साथ में वो आइटम का डिजाइन देख के भी आप वेरीफाई करते जाओगे। सो आई थिंक दिस इज डन फॉर टुडे। आई होप कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो बहुत ही आगे आप यूज कर पाएंगे, काम आ पाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आपके फीडबैक्स है ये सेशन के रिगार्डिंग, वो अवश्य ही आप यहाँ पे हमें शेयर करें, ताकि जो भी हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, जो भी हमारे नेक्स्ट सेशंस वगैरह हैं, वहाँ पे हम इसको बेटर परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मैं चैट्स भी देख रहा हूँ, तो जिनकी भी क्वेरीज हैं वो साथ में अगर पॉसिबल है तो आपका नाम और नंबर भी डाल दें, ताकि अगर आप हम आपको चैट में नहीं रिवर्ट कर पा रहे हैं तो हम एक ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपको कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी सॉल्यूशन करा सकें। इसकी रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल ही आप सभी को शेयर कर दी जाएगी।